बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सब पे तो सबसे बढ़ के मेहरबान। नूरी एकेडमी, नूरी यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि नूरी एकेडमी की जो खिदमात हैं वो अज़र मिना शम्स है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके नए बैच का यहाँ पर आगाज़ हुआ चाहता है। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम का और तलबा व तालिबात का और हमारे तमाम ही नाज़रीन का मैं पुरतपा खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद। आइए, जैसा कि हमारी एहसन रिवायत रही है कि हम अपने किसी भी काम का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं। मैं यहाँ पर आवाज़ दूंगा हमारे हाफिज़ समीर अहमद साहब को कि वो तिलावत कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई हाफिज समीर अहमद साहब, शायर ने क्या खूब कहा है कि उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू करना। आइए, गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ पर हम करना चाहेंगे, लेकिन शायर ने यूँ भी कहा है, हमद के अशार हैं कि मुश्त गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, मुश्त गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, दिल में एहसासात की शमएं जला देता है कौन, कौन मेरे जहन में करता है मजमूनों की काश्त, मेरे आगे शेर के खिरमन लगा देता है कौन। यहाँ पर नूरी एकेडमी पर आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। आइए, कुछ कहने और सुनने से कबल हमारी ये भी एहसन रिवायत रही है कि हम खुदाए बुजुर्गो बरतर के बाद जिस ज़ात अक़दस का नाम नामी इसमें ग्रामी लेते हैं, वो ज़ात बिल्कुल भी तारुफ़ मोहताज नहीं। मैं यहाँ पर नात के अशार पेश करने के लिए, नात पेश करने के लिए अर्शिया नाज मौजूद है। मैं इस तालिबा को आवाज़ देता हूँ कि अर्शिया नाज यहाँ पर नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। कौन है वजह तख्लीक़ कौन मकान, और कोई नहीं है हुज़ूर, आप हैं अब्दो माबूद के आज भी दरमियाँ,
वजह तख्लीक़ कौन मकान। माहो खुर्शीद लौह कलम आपके कहकशा साज नाक्शे कदम आपके ज़ीनते बहरो बर रौनक़े आसमान। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं कौन है वजह तख्लीक़ कौन मकान। सबके रुतबे हैं आला खुदा की कसम। हर नबी अपनी अपनी जगह मुहतरम। आपके बाद महबूब रब्बे जहां। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं कौन है वजह तख्लीक़ कौन मकान। दौलत इल्म दानिश अता आपकी बात करता नहीं रद खुदा आपकी। धड़कनों में निहा मावराए गुमा। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं कौन है वजह तख्लीक़ कौन मकान। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। खुदा हाफ़िज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरन्नुम के साथ नात नबी पेश कर रही थी अर्शिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अर्शिया को। शायर ने कहा है कि दस्त तख्लीक ने हर बार नहीं होने दिया, दस्त तख्लीक ने हर बार नहीं होने दिया। आप जैसा कोई शाहकार नहीं होने दिया। आपकी दीद से जागेगी कभी तो किस्मत, आपकी दीद से जागेगी कभी तो किस्मत। मुझको इस ख्वाब ने बेदार नहीं होने दिया। नात लिखने के वसीले ही चला कार सुखन, मुझसे बेकार को बेकार नहीं होने दिया। ये यकीनन बड़ी सादत की बात है कि नात लिखना और उसे पढ़ना और उसे अपनी आवाज़ में तरन्नुम के साथ गुनगुनाना, ये बहुत सादत की बात है। आइए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम हमारे दरमियान में ही से एक सदर का इंतखाब करते हैं और मेरे मजलिस मेरे कारवां का इंतखाब यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनमें एक नाम बहुत ही मोतबर उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से एक अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ और उर्दू ज़बान व अदब की एक गिरा कदर खिदमत पेश करने वाली शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी आज की इस सदारत के लिए मैं पेश करता हूँ और मेरी मुराद है मोहतरम सलीम शहजाद साहब। सलीम शहजाद साहब ये वो नाम है जो बिल्कुल भी तारुफ का मोहताज नहीं है, चाहे बाल भारती हो
चाहे दिगर जो भी अदारे हों, जहाँ पर भी दर्स व तदरीस की बात आती है और किताबों की बात आती है, तो वहाँ पर नाम आता है मोहतरम सलीम शहजाद साहब का। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आप मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका नाम इनामी इसमें ग्रामी आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए पेश करता हूँ और सदर मौसूफ से मुल्तमिस हूँ कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर हमारे सदर साहब ने इजाज़त दी प्रोग्राम को इसके बगैर आगे बढ़ाने की। जहाँ पर जिस तालबा ने अभी नात का नजराना पेश किया है, उस तालबा को सदर मौसूफ के दस्ते मुबारक से ये नकद इनाम तफवीज़ किया जा रहा है। मैं अर्शिया नाज से गुजारिश करता हूँ कि आकर अपना इनाम ले जाएं। अच्छे तजवीज़ से नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार को एकदम सही अदा कर दें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ आपने अदा किया। आइए, सदर साहब ने इजाज़त दी, हमारा प्रोग्राम आगे की जानिब रवा दवा है और अगला मरहला आता है हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मुख्तसर सा तारुफ और गुलपेशी की जो अदायगी वो हम करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ अगर मैं पेश करना चाहूँ तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा वक्त भी लगेगा और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ऐसे हैं ही कि उनके तारुफ में अगर हम बोलना चाहें तो हम सिर्फ बोलते रहें और आप नाजरीन सिर्फ सुनते रहें। शायर ने कहा है कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो। चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। तो यकीनन जिस वक्त ये आपके रूबरू होंगे, ये आपसे जब गुफ्तगू करेंगे, तब आप इन्हें जान सकेंगे कि ये कौन सी शख्सियत आज नूरी एकेडमी पर यहाँ पर मौजूद हैं। और शायर ने यूँ भी कहा है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब न हो कमयाब हैं हम। ये वो अहम शख्सियत, वो नायाब शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और पूरी दुनिया में आज इस नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप तमाम लोग इनसे मुतारिफ होंगे और इन शख्सियत को जान सकेंगे। जैसा कि मैंने हमारे सदर तकरीब के ताल्लुक से कहा कि सलीम शहजाद साहब एक अरसे से दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहने के बाद भी आप आज भी कलम और किताब से वाबस्ता हैं और अपनी इस पिराना साली में भी आप हमा वक्त मसरूफ़ कार रहते हैं। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अताउर रहमान नूरी साहब, जो कि नूरी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने हाथों से हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर तकरीब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। सदर साहब ने यहाँ पर गुलदस्ता कबूल करके साहब ये तो करना ही पड़ता है। आइए, हमारे दिगर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनके ताल्लुक से भी चंद जुमले में उनका तारुफ पेश करना चाहूँगा। हमारे बाजू में तशरीफ फरमा जो है वो इमरान जमील सर हैं। आप एक मुअल्लिम की हैसियत से अपनी खिदमत तो पेश कर ही रहे हैं, लेकिन आप कलम की जौलानियाँ बिखेरने में माहिर हैं और आप एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं, एक अच्छे मुबस्सिर भी हैं और अदारा नसरी अदब से भी आपकी वाबस्तगी है और एक बेहतरीन मुअल्लिम, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसे हम कहेंगे और अपने घर में बैठकर अपने घर से एक तरह से आप काउंसलिंग का भी काम बहुत ही अहसन तरीके से अंजाम देने वाली शख्सियत का नाम मोहतरम इमरान जमील सर है। और जिस वक्त आप बोलते हैं तो ऐसा जी चाहता है कि आप बस सुनते रहें। आइए, मैं अताउर रहमान नूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा फिर आप जहमत करें। नईम सर से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे मेहमान हैं आप भी, मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों से इमरान जमील सर की खिदमत में उनका नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। उन्हीं के बाजू में तशरीफ फरमा हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मोहम्मद सर का ताल्लुक भी दर्स व तदरीस से रहा है। सुबुकदोशी के बाद भी आप एक स्कूल की चेयरमैनशिप के हवाले से जो है अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और बाकायदा
और अपनी स्कूल को तरक्कियों की राहों पर गामजन किए हुए हैं। आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं और एक अच्छे इंशा परदाज भी हैं, एक अच्छे मुकर्रिर भी हैं। जिस वक्त आपसे ये गुफ्तगू करेंगे तो आप इन्हें सुनकर यकीनन महसूस होंगे। मैं चाहूँगा नईम सर एक मरतबा फिर जहमत करें और हमारे मोहम्मद सर की खिदमत में गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। सर, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे शहर में जारी सर सैयद हाई स्कूल के हेडमास्टर ये बहुत देर में यहाँ पर मौजूद है। मैं अभी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और मैं चाहूँगा हुसैन भाई से कि हमारे नईम सर जो कि हेडमास्टर सर सैयद हाई स्कूल है उनकी खिदमत में मैं चाहूँगा कि मुशाहिद भाई यहाँ पर तशरीफ लाए तो ये जिम्मेदारी भी अदा करते चलें। साबिर सर यहाँ पर मौजूद है। मैं मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश करके उनका मोहसिन प्राइमरी के हेडमास्टर मोहसिन सर भी हमारे यहाँ जी आपके बाजू में हाफिज साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। और मैं चाहूंगा कि इस्माइल सर हैं, हमारे अताउर रहमान नूरी साहब जो कि इस एकेडमी के रूह रवां हैं, मैं उनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर दें। ले लिया उधर जाओ, आ जाइए इधर, आप उधर जाओ। यहाँ पर अब मैं नहीं आऊँ। नहीं, आप लोग जाओ। ऐसा है, ये तो ये सब ये स्टेज बहुत शुक्रिया जैसा ये एक मुख्तसर सा जिसे हम रस्म का नाम देते हैं, लेकिन ये मैं समझना पर चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम की गर्ज गायत बयान कर दी जाए ताकि तमाम नाजरीन जो हैं वो यहाँ पर जान सकें कि आज का ये प्रोग्राम किस नौइयत का है। मैं अताउर रहमान नूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाएं। एक नूरी एकेडमी का आगाज यहाँ पर करना और इस तरह से ऑनलाइन तर्ज पर तालीम का जो एक सिलसिला दराज किए हुए है। शायर ने क्या खूब कहा है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में हो सौदा तो दीवार में दर बनता है। दीवार में दर बनाने वाली शख्सियत का नाम है अताउर रहमान नूरी। मैं गुजारिश करता हूँ कि आगराज मकासिद पेश करूं। एकेडमी पर हुआ चाहता है, आज उसकी इफ्तिताई नशिस्त है जिसमें शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ये सरपरस्त हजरात हमारी रहबरी के लिए आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज से क्लास का आगाज़ हुआ चाहता है। यूँ तो बोलने का बड़ा तजर्बा है, रोज़ाना आपसे बात करता हूँ, लेकिन इनकी मौजूदगी में शायद बोलना मेरे लिए कठिन हो रहा है क्योंकि मेरे सामने वो साहब मौजूद है। वो नहीं मतलब ये हाँ ये क्यों लिखा, ये किस तरीके से आपसे सुन रहा हूँ वैसे बल्कि मैं क्या मतलब ये तो वो शख्सियत है जो जी मतलब मुख्य छोटे इंसान का क्या, गोपी चंद नारंग को ये खामोश बैठा दिया करते थे या ज्ञानचंद जैन साहब वो खामोश हो जाया करते थे, बल्कि ये अहबाब ये कहा करते थे कि जो सलीम शहजाद ने कह दिया वही हर्फ आखिर है। तो इतनी बड़ी शख्सियत आज दरमियान में मौजूद है। बस यही कहना चाहूँगा कि नए बैच का आगाज़ है और हमने जब ये सफ़र शुरू किया था तो बड़ा अजीब मामला था। हमारे शहर में कोई ऐसा फ़र्द वाहिद भी मौजूद नहीं था जो ये बता सके कि यूजीसी नेट का फॉर्म जब फिल करते हैं तो किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। पहले दो कैटेगरी हुआ करती थी, एक यूजीसी नेट, एक यूजीसी नेट प्लस जीआरएफ, बोथ का ऑप्शन वहाँ पर हुआ करता था। और मेरा मन मीर अमन को मेरा मन कहने वाले, रजब अली बेग सुरूर को सरवर कहने वाले, ऐसे दर्जनों अफराद मौजूद थे। खैर अल्लाह पाक उन्हें भी सरबलंदी अता फरमाए। तो ऐसे नाजुक वक्त में ये सिलसिला शुरू हुआ और जो हमने ज़ाती नोट्स बनाई थी उसी के तवस्सुस से साल 2015 में पहली मरतबा MS सेट में उर्दू मजमून को शामिल किया गया और शहर मालेगांव से 2-3 अफराद ने उस इम्तिहान में उर्दू मजमून से कामयाबी हासिल की थी बिहम्दी ताला। उसमें
खादिम का भी नाम आता है। उसी नोट्स को हमने इदारे नसरी अदब में ये ऐलान किया था कि हर ख़ास व आम के लिए हम उसे पब्लिश करेंगे, और उसका ऐप बनाकर हमने प्ले स्टोर पर लॉन्च किया। उसके बाद में उसी नोट्स की मदद से JRF के साथ 2018 में हमने UGC नेट में कामयाबी हासिल की। 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के PhD एंट्रेंस इम्तिहानात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, इस तरीके से 5 यूनिवर्सिटियों में हमने PhD एंट्रेंस इम्तिहान को कामयाब किया। और उसके बाद से ये सिलसिला दराज है। आपको बताते हुए बेहद मसरत हो रही है कि इस वक्त 1300 से ज़ायद लेक्चर्स हमारे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और करीब करीब 1800 लेक्चर नूरी एकेडमी एप्लीकेशन और नूरी एकेडमी वेबसाइट पर मौजूद है। सिर्फ यूट्यूब का जो डेटा है, अल्लाह के करम से 80 लाख घंटा, यानी जो 1300 लेक्चर्स मौजूद है उन्हें 80 लाख घंटा देखा गया है। और हमारी ये जो फैमिली है करीब करीब 1 लाख लोगों की है, और ये 1 लाख वो सब्सक्राइबर है जो 37% में आते हैं। इसके अलावा यानी इससे बड़ा अदद वो है जिन्होंने चैनल से इस्तेफादा तो किया लेकिन उसको सब्सक्रिप्शन होने लगे हैं। बेहमदी ताला बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ये सब चेयरमैन हजरात, टीचर हजरात जानते हैं कि एक टीचर को लगने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। बगैर 1 रुपया खर्च किए इन 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये सिर्फ इस मरतबा की बात है। ये सिलसिला 2021 से जारी है, और अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी जिसमें उर्दू की 24 पोस्ट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 स्टूडेंट्स का उसमें इंटरव्यू कॉल आया है, उनका इंटरव्यू भी हुआ है। अगर 50% भी सिलेक्शन होता है तो करीब करीब हमारे 4 से 5 स्टूडेंट्स RJPSC में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अभी जो हमें सेट के नताइज डिक्लेयर हुए, पूरी स्टेट महाराष्ट्र से और पूरी गोवा से मिलाकर 24 स्टूडेंट्स पास हुए हैं उर्दू अदब में, उसमें से 13 स्टूडेंट्स नूरी एकेडमी के थे। तो बेहमदी ताला ये सिलसिला जो है बढ़ता चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो एग्ज़ाम निकला था उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है, मध्य प्रदेश में कामयाबी हासिल की है, गुरुकुल का इम्तिहान होता है तेलंगाना में, वहाँ पर कामयाबी हासिल की है, वेस्ट बंगाल में इम्तिहान होता है, वहाँ पर कामयाबी हासिल की है। तो बस ये इन स्टूडेंट्स की दुआएं है और इन सरपरस्तों की रहबरी है। अब हम ये कहें तो मुबारक होगा कि तदरीस से सिलेक्शन तक नूरी एकेडमी अब बेहमदी ताला, और फेलोशिप की अगर मैं बात करूँ तो 12.5 करोड़ रुपया हमारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ने मंजूर किया है रिसर्च के लिए। तो ये दुआएं है और ये कारवा इंशाल्लाह ताला यूं ही चलता रहेगा। और हिंदुस्तान में इस वक्त कोचिंग एकेडमीज जिस एतबार से प्रोफेशनल होती जा रही है, बेहमदी ताला नूरी एकेडमी से महफूज है। हमारे यहाँ 13,500 सवालात पर मबनी टेस्ट सीरीज दी जाती है, वो भी सिर्फ 249 रुपये में। हमारे यहाँ यूनिट 1 से लेकर 10 तक के तमाम निसाबी किताबें फराहम की जाती है। 100 से ज़ायद किताबें हैं ई बुक फॉर्मेट में, लाइफ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में। तो बेहमदी ताला काफ़ी, क्योंकि वो एहसास है, हमने भी जब अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया था तो 5 रुपये हफ्ता हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे, मुश्किल से 45 रुपया 50 रुपया हफ्ते का जमा होता था। और उससे 5 महीना पढ़ा है। हाँ, ये सर देखिए मौजूद है, मैं तो हफ्ते की बात कर रहा हूँ। सर ने 5 रुपया माहाना से जो है अपनी खिदमत अंजाम दी। बहरहाल ये आप लोगों की दुआएं ही है जो ये कारवा जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम अताउर रहमान नूरी साहब ने अपनी एकेडमी के हवाले से जिस अंदाज से यहाँ पर गुफ्तगू की, तो एक तरह से सारा मंजर सामने आ जाता है कि किस तरह से खिदमत जारी हैं। शायर ने अपने लफ्ज़ों में कहा है कि इसी मेहराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, इसी मेहराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, सफ़र जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा, मुझे अपनी इसी कोशिश में लगा रहने तो फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूँगा वही खुश रंग निकलेगा। तो एक कोशिश जारी वो सारी है नूरी एकेडमी के हवाले से। आइए, जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आगाज़ करना चाहूँगा। मोहतरम इमरान जमील सर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि अपने तासुरात यहाँ पर पेश करें कि जिस तरह से एक खिदमत जारी वो सारी है,
वो मौजूदा वक्त और हालात के तनाजुर में इस कदर ज़रूरी है। और हमारे तलबा शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माने से बहुत सारी इल्मी व अदबी तकारीब में जाने का मौका मिलता रहा। ये इतनी बड़ी खुशनसीबी है इस मानों में कि जिस शख्स को उमूमन मैं कहते रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में जो जीनियस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उसकी एक सबसे बेहतरीन और ज़िंदा जावेद मिसाल हमारे अताउर रहमान नूरी साहब की है। क्योंकि जब लफ्ज़ों को खल्क किया जाता है और किताबों से जब इस्तिफ़ादा किया जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तमाम चीज़ें बहुत ही महदूद पैमाने पर होती हैं, क्योंकि हर किसी को ये अतिया खुदाबंदी नसीब नहीं होती कि कोई कलमकार बने, कोई कालम नवीस बने, कोई शायर व अदीब बने। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब पर, जो कि हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खुसूसी वस्फ़ रहा है कि आपने जिस तरह से तहकीकी अंदाज में और एक मुअल्लिफ़ के तौर पर जिस ज़बान का इस्तेमाल किया वो काफ़ी तख्लीकी ज़बान रही है, काफ़ी तख्लीकी ज़बान रही है मुस्तकिल। और इनके ताल्लुक़ से मैं एक बात यह कहना चाहूँगा इस मौके को गनीमत जानते हुए कि बड़ी खुशनसीबी है कि ये एक ऐसी नशिस्त है, ये ऐसी महफिल है। ख़ास तौर से मैं नूरी एकेडमी चैनल के व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इस नशिस्त में बर सगीर एशिया के एक अजीम नाकिद को देख रहे हैं, दश्त आदम के खालिक को देख रहे हैं, वीर गाथा के खालिक को देख रहे हैं। कि आपकी जब अदबी जो फ़रहंग है, जो इस्तिलाहात पर मबनी जो फ़रहंग है, जब हम उसकी वर्क गर्दानी करते हैं तो यकीन कीजिए कि अंगुष्ठ बदंदा हो जाते हैं कि वही अल्फाज हमारी नज़रों से कभी क्यों नहीं गुजरे। बिलाशुबा हमारी उम्र कम है, लेकिन हम जिस माहौल में हम लोगों ने आँख खोली है, हमने अपने असातिज़ा को भी देखा है, मासरीन को भी देख रहे हैं, किताबों को भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ वो लफ्ज़ नहीं मिलते जिन लफ्ज़ों के ताल्लुक़ से, जिन इस्तिलाहों के ताल्लुक़ से, शायर व अदीब होने की हैसियत से, अपने खल्लाकाना जहन की हैसियत से और तनकीदी तज्ज़िये की हैसियत से जो वस्फ़ डॉक्टर सलीम शहजाद साहब के यहाँ पे पाया जाता है, ऐसी खूबियाँ बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं। ये हमारी खुशनसीबी है वाक़ईतन। ये मैं नूरी एकेडमी चैनल के व्यूवर से मैं मुखातिब हूँ कि आपको ये मौका नसीब हुआ है। दरसी किताब बाल भारती के जो हमेशा से एक कलीदी रोल अदा किया है ज़बान व अदब के हवाले से, कि कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए बच्चों की नफ्सियात के हवाले से, तो ये बहुत बहुत बेहतरीन नशिस्त है। और इस नशिस्त से मैं ये इस मौके को गनीमत उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मेरे बाएं बाजू में जो शख्सियत बैठी हुई है, हमने इन लोगों को स्विस हाई स्कूल में जब ये सदर मुदर्रिस के ओहदे पर फाइज थे और इंतहाई नामसाइद हालात में जब आपने स्कूल की शुरुआत में जब आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वहाँ से लेके यहाँ तक आज आप माशाअल्लाह MSc जैसे रिपोर्टेड अदारे के चेयरमैन हैं स्कूल के। हमने इन जैसे असातिज़ा से फैज़ हासिल किया है। ये मौका गनीमत है रिजवान साहब, ताकि ये हम लोग तो उमूमन बातचीत में चीज़ें, ये यहाँ पे जितने लोग हैं इससे ज़्यादा जो आपके जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचना चाहिए कि हमारे अंसारी मोहम्मद सर जो माशाल्लाह शायर व अदीब है, बेहतरीन मुंतज़िम है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमने जिस खुशनसीबी से जो फ़ायदा उठाया है, हमारी अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सर को आज तक हम लोग जो चेयरमैनशिप पे हैं, आज जितने फ़ालियत के साथ आप अपनी मुख्तलिफ ज़िमन में कारकर्दगी को अंजाम दे रहे हैं, वाकई ऐसी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी खुशनसीबी है। और हमारे यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब सभी जानते हैं, शायर व अदीब है, ज़बान पर आपको जो है तो काफ़ी मलिका हासिल है ज़बान व अदब पर। तो आज जब हम लोग देखते हैं कि इस मौके पर हमारे डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब जब एक ऐसे चैनल के साथ, मुझे अच्छी से याद है रिजवान सर, ये गालिबन 2017 की बात है, जनवरी 2017 में हमारे अपने घर पर बैठकर प्रोग्राम का पूरा सब तरतीब देते हैं नूरी एकेडमी चैनल के ताल्लुक से। तो तब थोड़ा सा ये था कि उस वक्त तो अन एकेडमी चैनल थोड़ा सा मारूफ हो चुका था कि ऑनलाइन तदरीस के मामले में, वो भी इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ताल्लुक से वहाँ पे रहनुमाई जारी थी। और दूसरे चैनल तो बहुत बाद में फिजिक्स वाला वगैरह का भी मामला, मेरे ख्याल से उससे 2 से 3 साल बाद का ये मामला होता है। तो हम लोग बहुत हैरत से उन लोगों को, उन असाब को, उन क्रिएटर्स को देखते थे
कि ऑनलाइन एजुकेशन का किस गजब को उसने बड़ी रेंज पे फायदा दिया लोगों को। लेकिन ये आज हमारी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे अदारे में, यानी नूरी एकेडमी चैनल के अदारे में, उसके फाउंडर के पास जो एकेडमी के तमाम चीज़ों को क्वालिफाई कर चुके हैं, डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब के साथ बैठे हैं, कि आज हम लोग फख्र से बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मुनफरिद ऑनलाइन चैनल है जिससे पूरे रियासत, न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है हमारे अपने मुल्क में, उससे बच्चे अपनी अपनी ख्वाहिश और अपनी अपनी पसंद के मुताबिक उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। कोई जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ताल्लुक से इस्तेफादा कर रहा है, कोई टीचर भर्ती के ताल्लुक से इस्तेफादा कर रहा है। तो बहुत सारे बेशतर अहबाब, जैसे कि आपने अपनी गर्ज वगायत में बताया कि बेशतर से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे नेट JRF के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। जब हमने फॉर्म भरा था, बिल्कुल आपने सही कहा सर, मुझे पता नहीं था कि वो ना रहनुमाई थी, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुसैन सर की तरह मैंने भी नेट को 2006 में क्वालिफाई किया था, लेकिन JRF के साथ भरना यह कतई इल्म नहीं था। तो एक तरह से वो महरूमी रह गई। क्यों महरूमी? इसलिए रह गई कि उस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान नूरी की रहनुमाई नहीं थी, ना ही ये चैनल था। तो आज बड़ी खुशी की बात है, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ कि एकेडमिक ईयर 2025 के लिए आपने जो सिलेबस तरतीब दिया था, आप उसकी बेहतरीन शुरुआत है। हम इस बहुत ही बेहतरीन मौके पर एक ऐसे शख्स को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, मैं खुद अपनी जानिब से, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि उन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। आप यकीन कीजिए सर, आप खुशनसीब हैं कि इनके जैसा, नईम सर, कि इनके जैसा मुस्तकिल मिजाज, इनके जैसा स्मार्टली हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करने वाला, इनके जैसा ओबीडियंट, इनके जैसा फर्माबरदार, इनके जैसा यानी इस तालीमी फील्ड में काम करने वाला शख्स आपके अदारों को मिला है। हम ऐसे अदारे में बैठे हुए माशाल्लाह। तो मैं अताउर रहमान नूरी साहब को, जो आज यकीनन बाइसे फख्र है हमारे अपने शहर मालेगांव के लिए कि आप इस चैनल के जरिए लाखों दिलों की धड़कन बने हुए, और आपने इस चैनल के जरिए लाखों घरों में स्कॉलरशिप करोड़ों की तादाद में, आप करोड़ों रुपए की उसमें आपने पहुंचाई है। ये इसे कहते हैं प्रैक्टिकल जीनियस, जहां से मैंने अपनी बात का आगाज किया था। आज इस मौके पर हमेशा की तरह आपके साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत ही बेहतर अंदाज से यहाँ पर इमरान जमील सर ने अपने तासुरात का इजहार किया। न सिर्फ आपने इजहार किया बल्कि यहाँ पर मौजूद शख्सियात का सही जामे तारुफ भी पेश किया। यकीनी तौर पर जो हमारे नाजरीन हैं उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। बहरहाल शायर ने कहा है कि दीवानगी शौक भी कुछ चाहिए मुस्लिम, बहुत अच्छे, दीवानगी शौक भी कुछ चाहिए मुस्लिम, हर बात नहीं बनती फकत फिक्र नज़र से। यकीनन नूरी एकेडमी इसी हवाले से जानी और पहचानी जा रही है कि ये मेहनत कर रही है और लोगों तक फैज़ पहुंचाने का जरिया बनी हुई है। आइए मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने कुरान अज़ीम की जो आयत तिलावत की है, नेमतों का चर्चा करना, क्या तो तहरी से नेमत करना, तो उसी ज़िम्न में मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उर्दू तलबा, हम न सिर्फ मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक होने वाले के लिए कहेंगे या जो और हायर एजुकेशन के लिए जो उर्दू में तालीम हासिल करें उनके लिए, बल्कि मैं बुनियादी तौर पर जो इब्तदाई सतह से लेकर आला सतह तक जो तालीम हासिल कर रहे हैं उर्दू तलबा, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत डॉक्टर अताउर रहमान नूरी को गर्दानता हूँ। और यही वजह है कि मैं अक्सर उनके लिए कहा करता हूँ, उसी का याद आज मैं फिर करना चाहूँगा। चूँकि इमरान भाई ने तमाम बातें कह दी, मैं बस वही बात जो हमेशा मैं कहा करता हूँ, ये हम सब लोगों के लिए इसमें बामुसम्मा यानी रहमान की अता है। और ये वो अता है रहमान की कि जिस पर जितना नाज किया जाए, जितना फ़ख्र किया जाए वो कम है। बस मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नज़र बस से बचाए और इनका जो इल्मी कारवां है वो इसी तरह रोज़ अफजों बढ़ता रहे और हर लहजा नया तूर नई बरक़त तजल्ली से ये आशना होते रहें और अल्लाह करे कि मरहले शौक़ कभी ख़त्म ना हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपने
इख्तिसार के साथ काम लिया, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर पेश की। हमारे दरमियान मौजूद हैं एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एक फ़ाल मुअल्लिम मोहतरम मुजीबुर रहमान सर। मैं गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब। इफ्तार भी किया। अच्छा, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मुझे आज मेरे इल्म में इजाफा हुआ, मैं नहीं जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इफ्ता अभी मुकम्मल किया है, तो हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मुजीबुर रहमान सर। मैं गुजारिश करता हूं कि अपने तासुरात पेश करें। अच्छा है कि बहुत अच्छी बात छुपा के रखना चाहिए, क्या जरूरत वहीं पर क्या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर साहब, हाज़रीन और ख़ास तौर से नाज़रीन, आज की जो तकरीब है वो यकीनन इंट्रोडक्शन के एतबार से, नूरी एकेडमी के एतबार से भी है, प्लस आप तमाम ही तलबा व तालबात का इस्तकबाल भी है। ये इब्तिदाइया मजलिस है जिसके ज़रिए आप लोग नूरी एकेडमी को तो जान ही रहे हैं। अब आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप लोग नूरी एकेडमी से जुड़ चुके हैं। ये बात पेशरो मुकर्रिरीन ने बता चुके हैं आप लोगों को कि शुरुआत में तो ये हुआ करता था कि हमें मालूमात ही नहीं हुआ करती थी। इल इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत से बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, एलिजिबल बच्चे, वो डाइवर्ट हो जाया करते थे और बहुत सारा अपना सपना देखने के बावजूद वो गाइडेंस ना मिलने की वजह से उन मंजिलों पर नहीं पहुंच सकते थे जो उनकी एक्चुअल जगह हुआ करती थी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें तो आ चुकी। मैं आप लोगों को ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अज़्म किया है जून 2025 नेट उर्दू से क्लियर करने के लिए। देखिए, हम लोग अगर किसी चीज़ का इरादा करते हैं, अज़्म बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अज़्म कामिल व मुकम्मल उसी वक्त होता है जब उसको मेहनत, मुशक्क़त और सही गाइडेंस के ज़रिए हमारी मंजिल को पा लिया जाए। वरना अज़्म, बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अगर सोचें, कोई सोचता है कि मैं चाँद पर चला जाऊं और वो सो जाए या गफलत की नींद सो जाए, तो वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। आप लोगों ने जो अज़्म किया है, अब आप लोगों को उसको सही तरीके से अमल करना चाहिए, यानी अब आप लोगों को मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये 6 महीना आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर लेना है। मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें वो बता रहा हूँ जो एज अ फैकल्टी मेंबर, नूरी एकेडमी का एज अ फैकल्टी मेंबर मैं आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों को फ्री हो जाना है और बिल्कुल मेहनत के लिए तैयार हो जाना है। प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो दोनों पर डिपेंड करता है। टीचर्स 60% अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो काम उस वक्त मुकम्मल होता है जब 40% आप लोग अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रहा है उसे नहीं अपना रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों को कामयाब होने का हक नहीं है, क्योंकि मेहनत के बाद ही आप लोग सही गेन, अपना मकसद पा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो कुछ टॉपिक्स मुश्किल जब उन्हें सामने आता है तो सोचते हैं हम लोग ये टॉपिक छोड़ दें, हम लोग ये टॉपिक पे चले जाएं, हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेंगे, इसको ज़्यादा पढ़ लेंगे। टीचर्स, उर्दू के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, मेरा कम टॉपिक होता है, लेकिन आमतौर से जैसे लोगों को ये सोच बनी हुई है कि मैथ्स एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो वो कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं। इससे फॉल्ट ये होता है कि आप लोग जो एक एम बनाकर चलता है, जनरली एक स्टूडेंट, नेट का स्टूडेंट, वो सोचता है मैं JRF क्लियर करूँ, लेकिन एक मार्क्स की वजह से हमें ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, बाज़ औक़ात बोलते हैं, रोते हैं वो लोग
कि 1 मार्च की वजह से वो जेआरएफ क्लियर नहीं कर सके, 1 मार्च की वजह से वो लोग नेट से रह गए, पीएटी इंटर्न से रह गए, सेट के इंटर्न से रह गए वो लोग। ये सारी चीज़ें आती है, उस वक्त होता है जब हम लोग किसी चीज़ को मामूली समझकर या थोड़ा मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना है, सारे लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करना है और स्टडी करना है। इसके लिए खास चीज़ आप लोगों को ये है कि आप लोगों को एक टाइम टेबल मुरतब करना है और उसके मुताबिक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल मुरतब कर लिए तो यकीनन अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी से एक बड़ा वक्त, कम से कम 3 से 4 घंटे एक मैं आप लोगों को कहूँ कि अच्छी कामयाबी के लिए काफ़ी होता है। अगर आप लोग डेली का 3 से 4 घंटे इसके लिए देते हैं तो काफ़ी होता है। हाँ, मैं इसके लिए तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग मोबाइल अवॉइड कर दीजिए। तो मोबाइल का जो ऐसा वक्त है, अच्छा ये जो हमारी जो टीचिंग लर्निंग है ये मोबाइल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कहीं भी और किसी भी वक्त आप लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो फजूल वक्त उस पर जो होता है आप लोग वहाँ से टाइम सेव कीजिए और यहाँ पर आइए। आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप लोग नेट नूरी एकेडमी से आप लोग जुड़े हुए हैं। नूरी एकेडमी का काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन भी अताउर रहमान सर ने आप लोगों को दे दिया। मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम वक्त में, पिछले सिर्फ चंद सालों से जो ये एकेडमी काम कर रही है, 315 प्लस स्टूडेंट्स ने, मैं एक जनरल मोटी बात कर रहा हूँ आप लोगों को, 315, ये सिर्फ चंद 4 से 5 सालों का रिकॉर्ड है सर। 315 बराबर 3 साल, हाँ 3 सालों का रिकॉर्ड है ये, 3 सालों का रिकॉर्ड है। 315 प्लस स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया, पीएचडी इंट्रेंस क्लियर किया, नेट क्लियर किया, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हुए, अपने अपनी स्टेट्स में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता, मेरी कम इल्मी है शायद, कि हिंदुस्तान में किसी भी अदारे का ये रिकॉर्ड है। और उर्दू से नेट क्लियर करने, और दूसरी एक खास बात इसकी ये है, वो शायद बोलना पूरी तरह से रह गई, मैं और डिक्लेयर कर दूँ आप लोगों को। मैं साइंस लाइन से हूँ। साइंस लाइन में जब नेट की क्लास के लिए जाते थे तो हमें पता चलता था यहाँ की फ़ीस उस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल पहले, उस वक्त तो फीस थी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। अभी उसकी फ़ीस 70 से 1 लाख रुपये। यहाँ पर हमारी फ़ीस निहायत चंद 100, 1200, 1500 रुपये में आपको आपके घर में नेट की क्लास मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए। और बहुत सारी बातें थी आप लोगों को ये कहना चाहता था, वो तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। चंद बातें थी, मैं आप लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। दिल थाम कर बैठे हैं कि मेरी बारी आई। मोहम्मद सर यहाँ पर मौजूद हैं और हम हमेशा मुतमन्नी रहते हैं कि आपकी आवाज़, आपका अंदाज और आपकी बातें जो है वो हम सुनते रहें। बड़ी मिलनसार शख्सियत है, नाम है मोहम्मद सर। मैं गुजारिश करता हूँ कि सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, अब आप जो है अपने तासुरात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस इंतहाई बामकसद नशिस्त के सदर मोहतरम सलीम शहजाद साहब, नूरी एकेडमी के रूह रवां अताउर रहमान नूरी साहब, यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी चहीते स्टूडेंट्स और आप तमाम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके बिलवेड टीचर, इसके रूह रवां अताउर रहमान नूरी साहब जब आपके सामने इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आज की इस क्लास के इस बैच के आगाज़ के ताल्लुक़ से उन्होंने जो इब्तिदाई बातें की हैं, उसमें उन्होंने कई मरतबा ये बात कही कि भाई ठीक है हमारी कोशिश और जो है, लेकिन इसमें आपकी दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं और वगैरह वगैरह दुआओं का तज़किरा उन्होंने कई मरतबा किया, बेशक। लेकिन मेरा मानना ये है
कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ करना हिमाकत है, और अपने हिस्से का काम करके दुआ नहीं करना ये तकब्बुर है। मैं अताउर रहमान नूरी को उस वक्त से जानता हूं जब ये आबला पा थे। इनकी शुरुआत जब हुई थी उस नशिस्त में, मुझको बड़ी उम्मीदें थी और मैंने ये कहा भी था, जैसा कि अभी इन्होंने कहा मुशाहिद रिजवी ने। तो मैंने हज कमेटी के इस प्रोग्राम में, मैं समझता हूँ कि शायद आज से 7-8 साल पहले मालेगांव शहर के लिए मैंने कहा था कि भाई ये रहमान की अता है, और उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये नूरी भी है। तो मैंने ये देखा है कि अपने हिस्से का काम बेपनाह कर रहे हैं ये, और बेपनाह करने के बाद फिर जब सबसे दुआओं के लिए कहते हैं, तो ये जो इनकी एकेडमी जो है उस दिन से और आज तक वो रवां दवा है। किसी जागीरदार को अपनी जागीर पे बड़ा फख्र होता है, लेकिन किसी एक तहरीक को शुरू करना और उसको अमलन बरतना और उसको कंटिन्यू करना, ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये तहरीक इनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। इनका जो सफ़र है, आप देखिए कि जब फॉर्म कैसे भरा जाता है, उस वक्त भी मालेगांव जो कि तालीमी मरकज़ कहलाता है, बल्कि वो उर्दू किताब मेले के बाद तो मालेगांव दबिस्तान का नाम दे दिया गया। लेकिन उस वक्त ये जो नेट वगैरह, यूजीसी वगैरह के जो फॉर्म वगैरह, इसको कैसे फिलअप किया जाता है, जब इसका तसव्वुर नहीं था, जब इसके समझने वाले नहीं थे, उस वक्त अताउर रहमान नूरी साहब को बहुत तकलीफ। लेकिन ये आबला पायार शौक जीप तरफ चलते गए, वो खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। मैं जानता हूं कि इन्होंने कितने मसाइब का सामना किया है, लेकिन ये रुके नहीं, तय बाहर सूरज सुलगती रह गुजर करता रहा। रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता रहा। मौलाना आज़ाद, सबसे पहले आप मौलाना आज़ाद के नाम से मुंसलिक अदारा जो है उससे मुंसलिक हुए और वहां से ग्रेजुएशन किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद फिर मौलाना आज़ाद से वो सावित्री बाई की तरफ आए, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, वहां से पीजी किया और सब जगह टॉप रहे। सबसे अहम बात बच्चों ये है कि आपके जो उस्ताद हैं ये खाली ज़बानी जवा खर्च वाले नहीं है, बल्कि इनके ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि भाई हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा और चाक किए हैं हमने अजीजों चार गरेबा तुमसे ज्यादा। ये ऐसे आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया और जर्नलिज्म का कोर्स भी किया। जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद बच्चों आपको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में पहला नंबर था इनका, फर्स्ट क्लास। पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया था और एग्ज़ाम दिया था, उसमें टॉप पोजीशन पे सबसे पहले नंबर पे अताउर रहमान नूरी थे और पूरे इंडिया में 4th नंबर पर थे। पूरे इंडिया का अगर मुवाजना किया जाए तो कितनी बड़ी बात है, आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि ऐसे असातिज़ा जो हैं वो आपके साथ मुंसलिक हैं। बहरहाल आज जो कंपटीशन का दौर है तो उसमें इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था कि आईने नौ से डरना और तर्ज़े कुहन प्यारना। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन प्यारना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। और हमारी कौम जो है जागी तो है, लेकिन और कौमों से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत लेट जागी है, बड़ी ताख़ीर से जागी है, लेकिन बहरहाल जागी है। और इसको जगाने में जहाँ बहुत सारी और एकेडमियाँ होंगी और अदारे होंगे, लेकिन नूरी एकेडमी का जो मसला है बच्चों, ये अज़हर मिन अश-शम्स है। ये हिम्मत हारने वाले नहीं है। बहुत से अदारे शुरू हुए और ख़त्म हो गए, तो मैं ये कहता हूँ कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तो ये जो जहद मुसलसल इनका जो चल रहा है, ये पैगाम चल रहा है, तो आप खुशनसीब है, इनसे इस्तिफादा करते रहिए
और देखिए ये डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनना अच्छी बात है, बनते रहिए आप। लेकिन मैंने देखा है कि भाई डॉक्टर आजकल हम जो बन रहे हैं तो वो बजाय कौम के उनका ज़ाती फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है वो जहन में रखिए। ये सब भी डॉक्टर, एडवोकेट और वगैरह वगैरह आप बनते रहिए, ये कुछ बहुत उसकी भी ज़रूरत है कौम को। लेकिन अब जो है कौम के दूसरे हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके कदम से कदम मिला के चलने का दौर बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बिल्कुल आगे आना है और आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं नूरी एकेडमी की जरिए। ये बहुत ज़रूरी है उनके साथ में आना और उस सिस्टम में आना। जब वो सिस्टम में बच्चों आप आएंगे ना तो फिर ये उर्दू वालों का कुछ मुस्तकबिल सुधर सकता है, वरना फिर ये हम लोग तो काफ़ी ताख़ीर हो ही गई है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा अताउर रहमान नूरी साहब को और यही चाहूँगा कि ये अभी हमें मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझको मालूम हो कि यहाँ सब कई लेक्चरार हैं, तो ये जो बड़े ऑथेंटिक लोग हैं मैं इनकी गारंटी देता हूँ कि ये ऐसे वैसे नहीं है। अगर इनको पैसा ही अजीज होता तो ये कहीं ऐसी जगह जाते जहाँ पर लाख रुपया फीस होती तो कम कुछ पर इनका भी होता, तो वो लाख से कुछ तो 50-30,000 ये हज़ार वगैरह इनको मिलते ही रहता। लेकिन नहीं, ये मुखलिस लोग हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था और रहमान की भाई जहाँ खुलूस होता है ना, तुम्हारी एकेडमी का सबसे बड़ी कामयाबी की जो वजह है उसमें जो खुलूस है, वो खुलूस तुम्हारा कौम के लिए और कौम के लिए है, इसलिए अल्लाह की मदद है। इसको कोई बंद नहीं कर सकता और बंद होगा भी नहीं। लेकिन बच्चों मैं तुमको ये कहना चाहूँगा कि ज़माना ढूंढ रहा है अमल का शायदाई। आज जो ज़माना है, और देखिए हाई लेवल पे कहीं कोई तासुब नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको आपका हक मिलता है और मिल रहा है। तो ज़माना आज ज़माना ढूंढ रहा है अमल का शायदाई, ख़ता मुआफ़, ये हुस्न बयां का वक्त नहीं। क्या बात है। तो आप आगे आते रहिए, वरना मैं तो उस शख्स वैसा ही इस बात का हामी हूँ कि हर शर में ना सर मैं खैर भी ढूंढ लेता हूँ। जैसे हमारा ये कोविड आया था, सब कितना ख़तरनाक, पूरी दुनिया परेशान, सब पूरी दुनिया से क्या अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से सब राब्ता कट गया और आदमी सिर्फ अपने घर का चार दीवारी का होके रह गया था। कितना बड़ा नुकसान था और कितनी बड़ी बीमारी थी, कितनी बड़ी वबा थी। लेकिन उसमें एक खैर का पहलू ये निकला कि मैंने जब पढ़ा भाई बड़े बड़े नामवर असातिज़ा और हमारे लीडरान ने जब उनको कैद किया जाता था ना जेलों में, तो वहाँ पर उनकी तख्लीकात जो है वो परवान चढ़ती थी, क्योंकि दूसरा काम नहीं था ना। वो एक जगह कैद थे तो बहुत हिस्ट्री मिलती है, बहुत तारीख मिलती है कि जेलों में बेहतरीन तख्लीकात हुई। तो वो कोरोना भी तो जेल ही था। उसमें यही हुआ कि ये आपका जो मोबाइल है उसकी अहमियत बढ़ गई, लोगों ने उससे इस्तेफादा किया। लेकिन बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जरा सा उसका गलत इस्तेमाल किया। तो चीज़ जो है, मोबाइल जो हैंडसेट है ना, वो बुरा नहीं है। किसी चीज़ का अच्छा और ख़राब इस्तेमाल जो है उसको अच्छा या बुरा बनाता है। छुरी है, आप तरबूज काटिए तो बड़ी फ़ायदेमंद है, और उसका किसी से कहीं गलत इस्तेमाल कर दिए तो वो तो छुरी का कसूर नहीं, कसूर हमारा अपना होता है। तो ये जो मोबाइल था, कोरोना ने, कोविड ने वो मोबाइल की अहमियत बढ़ाई है। अब उसका जो है वो प्लस जो उसका जो मुस्बत पॉइंट जो है वो हमको लेना है, और इसको अपने अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल आपको करना है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हर नशिस्त में शायद ये बात कहता हूँ कि आज हम लोग मालूम नहीं क्यों उर्दू वाले, जबकि उर्दू का हमारा कुंबा बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में हमारे लोग फैले हुए हैं। ये किसी एक इलाके की ज़बान नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया की ज़बान है। और उर्दू से तालीम हासिल करना कोई एहसास कमतरी की और ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत वास्ट है। ये अताउर रहमान नूरी वगैरह आपको वक्तन फ़वक्तन बताते होंगे कि ये उर्दू से उनका जो आता है उर्दू है, और दीगर किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, इससे इस्तेफादा करते हुए आप कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो एहसास जो है उसको ख़त्म कीजिए, एक हदफ तय कीजिए आपको क्या करना है, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करने के बाद उस पर मुसलसल अमल करते रहिए। और जो अमल करता है ना वो खुश होता है,
और जो खुश होता है वो मुतमईन रहता है, और जो मुतमईन होता है वो कामयाब भी होता है। तो ये सिलसिला यूं ही चलेगा। बस लोग ये बोलते हैं कि भाई उर्दू का आप क्या होगा, दूसरी ज़बानों से मुझको कोई बैर नहीं है, दूसरी ज़बानें भी आना चाहिए हमको, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसको अपनी मादरी ज़बान पे ऑथेंटिसिटी नहीं है दूसरी ज़बान को नहीं सीख सकता। तो आप अपनी मादरी ज़बान को कमतर मत समझिए। आप लोग बहुत अजीम थे, हम लोग अजीम हैं। और आखिर में फिर मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि हम लोग वो थे कि भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे। भला बच्चों तुमको पैगाम ये है कि भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, और हमें ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैंने देखा भी है, मैं हिंदुस्तान भर में घूमा हूँ, मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, मैं वहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी मैंने की है। और उनमें उनके अलावा 2-4 लोग, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं लेक्चर दे रहा था, 50-60 प्रोफेसर बैठे थे और 2-4 जो हमारे साथ के थे उन्होंने मुझे बुलाया था। उन लोगों में से 50-60 में से शायद एक आध को कुछ मालूम होगा इस बाबा जदीद के बारे में, या उनको मालूम था जिन्होंने बुलाया था। कोई हैसियत वैसे भी नहीं है, आजकल तो लोग उसको मानते भी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अदब में वो शामिल है और उसके बगैर बात ही नहीं होती है लोगों की, और उसके इतने सारे मौजूद हैं और इतने उसमें लिखने वाले हैं, और सारे के सारे लिखने वाले फ़लसफ़ी हैं। अब आप बताइए कि उर्दू अदब के तालिब इल्म और फ़लसफ़े को कैसे पढ़ेंगे, और तनकीद को फ़लसफ़ा कैसे मानेंगे, और ज़बान को फ़लसफ़ा कैसे मानेंगे। हमारी ज़बान जो है ना जनाब, हुस्न बयान जो है फ़लसफ़ा बन चुका है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। बल्कि जितने भी लोग हैं शायर और अदीब, ज़बान की अगर बात करते हैं तो उनको ये मानकर करना चाहिए कि हम फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि ये फ़लसफ़ा है। बज़ाहिर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अमेरिका और यूरोप वालों ने खोज के उसको फ़लसफ़ा बना दिया है। और मैं हमेशा से मेरा मुतालिया ये रहा है कि हमारे जो बड़े नक्काश थे, अब नहीं अल्लाह करम से, वो चाहते थे कि उस दुनिया के जो फ़लसफ़ा जो पैदा हो रहा है उसको उर्दू पर थोप दिया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, जदीदियत के नाम से तो शुरू की थी कि जदीदियत में जो कुछ होता था वो लाकर उर्दू में थोपते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें काबिल कबूल थी, बहुत सारी चीज़ें। मावा जदीदियत में शायद कुछ काबिल कबूल निकले, अगर पूरा का पूरा काबिल कबूल जैसे मैं करता हूँ, इसलिए कि मुझे उसका कोई पूछे तो बता सकता कि ये क्या चीज़ है, मुझे तुम नहीं जानते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, इसी शहर की है, हमारा गरीब का आदमी है। एक सेमिनार पूना में हो रहा था, पूना कॉलेज में, मावा जदीदियत पर दावतनामा उनको भी आया, मुझे भी आया। मेरे पास आके बोलते कहाँ पे, कहाँ लगा तुम लोग, कहाँ लगा बाबा जदीदियत क्या है ये, कहाँ? अच्छा, उनको वहाँ पेपर पढ़ रहा था उसी मौजू पर, उनको मालूम नहीं क्या चीज़ है। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें, इसकी बहुत सारी बातें नहीं मालूम है, अफसोस की बात है, और मालूम करते रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किताबों में मौजूद है, उर्दू में तो कम है, वैसे कम, इतनी भी कम नहीं है। अगर आप वो 4-5 किताबें पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा क्या, क्योंकि हर किताब में एक ही मौजूद लिखा हुआ है, एक ही बहुत सारी मिलती जुलती बातें लिखी हुई है, मिलते जुलते लोग हैं उसमें। हमने लिखना शुरू किया था तो उस ज़माने में जदीदियत का जोर शुरू हो रहा था, और 2-4 नाम अंग्रेज़ी के, और वो भी उसमें एक तो नया था और एक 2 साल पुराना था, उनके नाम बहुत लिए जाते थे, इलियट, T.S. इलियट, फिर कॉलरिज, ये नाम बहुत आते थे। 2 हुए ना, 2 नाम, तीसरा नाम मुश्किल ज़्यादा था। तीसरा, अभी 30 नाम, 35 नाम, 40 नाम उर्दू की किताबों में मावा जदीदियत के हवाले से मिलते हैं, और 30, 35, 40 जो है अंग्रेजी के नहीं है, सब फ्रांसीसी ज़बान के हैं, और फ्रांसीसी में उनका तर्जुमा अंग्रेजी में हुआ है, और अंग्रेजी में तो उनका तर्जुमा उर्दू में हुआ है। बहुत से लोगों ने किया है और हमारे पास पहुंचा दिया कि देखो ये पढ़ो, ये मावा जदीदियत ये है। और वो अगर आप उसका इल्म हासिल करना चाहते हैं कि मेरे पास ये इल्म है जैसे मैंने किया है, तो अच्छी बात है, लेकिन उससे आप अपनी ज़बान पर, अपने अदब पर उसको लागू करना बहुत मुश्किल का नामुमकिन है तकरीबन, और ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से एक चीज़ जो है, जैसे ये किताब मेरी जो है यहाँ पर, इसका नाम है शेर था शेरियात,
तो जैसे महवाज ये नहीं मालूम लोगों को, वैसे एक लफ्ज़ है शेरियात, ये भी शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है। शेरियात से सुनाई देता है कि शेर है, इसमें शेर तो होगा जरूर, लेकिन शेर नहीं भी हो तो शेरियात होती है। अब क्या कहेंगे आप? अरे कहाँ आपकी किसी उर्दू ने नहीं लिखा ये उधर से आया ये कि शेर ना भी हो तो शेरियात हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपकी आपका जो मिशन है, जो मिशन है उसकी शेरियात, क्या मिशन है आपका? 2 लफ्जों में, मारूजी इम्तिहानात की तैयारी, मारूजी इम्तिहान की तैयारी की शेरियात हो सकती है क्या? हम बोल नहीं करते शेरियात कैसे क्या, और शायरी तो है नहीं इसमें। अब मारूजी इम्तिहान की शेरियात अगर करते कम से कम में तो ये तो मगर है, क्यों है? क्योंकि पेरिस से है, उसको मानना पड़ेगा। भाई साहब टेलरिंग की शेरियात तक मैंने पढ़ी है, मतलब रीडिंग पढ़ी उसकी, टेलरिंग की शेरियात, ठीक है, मानना पड़ेगा। इसकी इब्तिदा में जब शुरू हुआ तो बहुत आसान चीज़ आई थी, नस्र की शेरियात। नस्र भी चूँकि हमारी ज़बान का हिस्सा है तो इसको मानते हैं, ठीक नस्र है, लेकिन उसके साथ भी शेरियात लगी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने कबूल किया कि नस्र की शेरियात हो सकती है, अफसाने की शेरियात हो सकती है। अब तो शायरी कहाँ से, मतलब शायरी का उससे ज़रूरी ताल्लुक नहीं है, लेकिन शुरू कैसे हुई? वो शायरी से शुरू हुई। इसलिए इस किताब का मैंने नाम रखा है शेर से शेरियात, शेर से शेरियात तक। और वो शेर कौन सा है? हमारा शेर, हमारी ज़बान का शेर है, हमारी ज़बान के शायरों में लिखा है, और आज से कम 300 साल पहले लिखा है। वली जो है, अगर 1720 में उसका इंतकाल हुआ है अगर, तो जान लीजिए कि अब तक जो असर हुए, तो वली ने, जिसको हम उर्दू का पहला शायर कहते हैं, उसने इतनी सारी बातें कही है मानी के बारे में, इतनी बातें कही है कि वही सारी बातें पेरिस वाले कहते हैं। आज क्या उन्होंने वली को पढ़ा है क्या? लेकिन फलसफे की धुन में अब ऐसा है कि इसमें वही ज़बान की बात होती है कि ज़बान जो है, ज़बान का कंसेप्शन जो पूरी दुनिया में, उर्दू सिर्फ उर्दू ज़बान है, लेकिन दुनिया में तो 3500 ज़बानें बोली जाती है। उन 3.5 ज़बानों 1000 ज़बानों में सब में ये कंसेप्शन पाया जाता है शेर का, सब शायरी का, सब में शायरी, सब में अफसाना है, सब में सब कुछ है। तो उसी से उन्होंने अपनी शेर कहने के तरीके अक्स किए। तो हमारे यहाँ वली की शायरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मानी के बारे में उसने जो कुछ कहा है। मानी, लफ्ज़ मानी हम बहुत बोलते हैं, लफ्ज़ मानी कहते हैं ना, तो लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ वही है जिसके अंदर लफ्ज़ में क्या है? मानी है। तो मानी की जो बातें वली ने कही अपने शेर में, अपने अशार में, वो फ्रांस के बड़े बड़े फलसफी वो अब कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते रहते? हमने वली को नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा है, जब तो हम नहीं जानते ना कि वली क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। तो अल्लाह करम से वली को मैंने वैसा पढ़ा, और वली के यहाँ से मैंने जो चीज़ निकाली वही बता दी है कि मानियात जो है, जो इल्म है बाकायदा, उसके बारे में वली ने इतनी ज़्यादा बातें कही है कि ये पीछे रह जाते उसके। एक ही मिसाल बताए वली की, उसके बाद फिर बहुत सारे शायर हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे अपना शेर कहते हुए ये बताया है कि शेर कैसे कहा जाता है। रदीफ और काफिया बनाने से शेर नहीं होता सिर्फ, तो बहुत सारी बातें हैं। ये शेर जो कहा जा रहा है किस माहौल में कहा जा रहा है, माहौल की अहमियत हो जाती है। ये ज़बान जो बोली जा रही है किस माहौल के लोग इसमें बोलने वाले हैं, तो इसी से शेरियात निकलती है। तो शेरियात जो है, मैं अगर आपको चाहे तो मैं सुना सकता हूँ, छोटा तो मजमून है, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं, इसलिए उसने बयां को तर्क करते हुए मैं सिर्फ 1-2 जो है जुमले पढ़ के सुना देता हूँ आपको, तो आपको मालूम हो जाएगा शेरियात कैसे बनती है। उसूल कवाइद और नज़रियाती इल्म के बगैर किसी तरह की तालीम और तरबियत मुमकिन नहीं। जो भी तालीम हासिल करते हैं आप, उसमें उसूल कवाइद होते ही है। किसी लिसानी माहौल में पलने वाले बच्चे से लेकर ज़बान और उलूम के आलिम फासिल तक के लिए आमोजिश के दौरान इल्म के उसूल कवाइद का सीखना नागुज़ीर है। तो किसी भी इल्म के जो उसूल और नज़रियात और कवाइद होते हैं वो उस इल्म की शेरियात है। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, और ये बात हम चाहते ही नहीं थे। शायरी के भी कुछ ना कुछ नज़रियात होंगे,
नजरियात मतलब शेर के नजरियात, शायरी के ऊपर लादे गए नजरियात, जैसे तरक्की पसंद एक नजरिया आता था कम्युनिज्म का, वो नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म की अपनी शरीयत अलग है, कम्युनिज्म की शरीयत अलग है। लेकिन शायरी में किस तरह से ये चीज़ें, ये ख्यालात, ये सकाफती और तहजीबी तसव्वुरात पैदा हुए और कौन से उसूल पर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर शायरी से निकली हुई चीज़ें जो होती है, उसके नज़रियात, उसके उसूल और कवायद, ये सारे मिलकर उसकी शरियात कहलाते हैं। अफसाने में से सारी चीज़ें निकलेगी तो अफसाने की शरियात बन जाएगी, वो नावल में से निकलेगी तो वो नावल की शरियात बन जाएगी। तो ये शरियात एक ऐसी इस्तिलाह है हमारे ज़माने की जो आई तो माभा जदीदियत ही से आई है, लेकिन इसके निशानात बहुत पहले मिलते हैं। एक किताब 3-3,500 साल पहले शाये हुई थी, अरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी पोएटिक्स, जिसका तर्जुमा अरबी में हुआ बूतिका के नाम से, वही बूतिका शरियात कहलाई। क्योंकि अरिस्टो ने अपने ज़माने का ड्रामा, अपने ज़माने की नज़्म निगारी, अपने ज़माने के गीत वगैरह, इन सब के उसूलों को जमा किया था और वो सारे उसूल मिलकर पोएटिक्स बनी थी, शरियात बनी थी, बूतिका बनी थी। तो जाहिर है वो सारे उसूल हम इधर लागू करते हैं अपने हमारे ज़माने के अदब में, हमारे ज़माने के अफसाने पर, शायरी पर, नावल पर, ड्रामे पर, सब पे। तो ये सारा कुल अदब की जो उसूल और ज़वाबित हम निकालेंगे बाहर, तो वो जो है हमारे अदब की शरियात हो जाएगी। तो ये तरीक़ा है कि अपने अदब को, अपनी ज़बान को, किसी भी ज़बान को, सिर्फ उर्दू में नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में नहीं, ये आई तो कहाँ से है, हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। अभी सीधा किताब का पढ़ेंगे तो आपको चलेगा कि न सिर्फ वली बल्कि गालिब, बल्कि इकबाल, बल्कि जोश, हर शायर के, हर बड़े शायर के यहाँ ये चीज़ पाई जाती है। उसने जो कुछ भी कहा है अपने शेर में जो कुछ भी कहा है, उससे उसकी शायरी के उसूल बनते हैं और वो सारे उसूल जो है और शोरा की शायरी पर भी लागू होते हैं। ये जो और शोरा की शायरी पर लागू करना जो है, ये मावा जहरियत कहलाता है। मावा जहरियत जो फ्रांस में पैदा हुई, उसका उसूल ये था कि हम फ़लसफ़े के नाम पर ऐसे उसूल बनाएं जो दुनिया की हर ज़बान पर फिट हो जाए। मुमकिन है कैसा? लेकिन उन्होंने बनाने की कोशिश की कि फ्रांस में जो एक नज़रिया बना शेर का, उस नज़रिए को आप उर्दू पर भी लागू कर दें। मेरी समझ में नहीं आता, हमारे पास जबकि एक नज़रिया मौजूद है, जो मानी का नज़रिया आप बता रहे हैं वो तो वली कह चुका, ऐसे ही ज़बान का जो नज़रिया बता रहे हैं वो तो इंशा कह चुका। इंशा को आप पढ़ेंगे, हालांकि उनकी शायरी में शेरियात बहुत कम निकलती है, लेकिन ज़बान के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें निकलती है। अब शेर में ज़बान की बड़ी बड़ी बातें करना मामूली बात है क्या? उसके अलावा उन्होंने ज़बान पर एक किताब लिखी है, दरिया लताफत। अब वो ऐसी किताब है जिसका जिक्र आपके है, तो वो दरिया लताफत उर्दू ज़बान पर एक किताब है और उसमें दिल्ली की जो ज़बान है, दिल्ली की जो उर्दू है, उस उर्दू के जितने भी रंग हैं, जैसे हमारे यहाँ अपने मालेगांव आ जाइए, मालेगांव में एक बोली जाती है, मादरी के नाम पर बोली जाती है ना। इस्लामपुरी में क्या फ़र्क है और किले में क्या फ़र्क है फ़र्क? कुछ ना कुछ फ़र्क है। और ये चीज़ मैंने शायद 82-85 में एक मज़मून में लिखी थी और रेडियो पर पढ़ा था उसको, तो कुछ लोग नाराज़ हो गए, तोके मोके खिलाफ हो गए। अलग में बता रहा था कि जो तोके मोके है वही तेकू मेकू है, थोड़े फर्क थे। और वही तुरा और तुला, ये सब मराठीज बन गए। तो इस जबान की खासियत ही, हर दुनिया की हर जबान की खासियत ये है कि कहीं ना कहीं मिलजुल के थोड़ा सा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मिले जुले लोग हैं, तो उससे उसूल निकाले जाते हैं। और वो उसूल जब लागू करते हैं शेर पर या आपके पावर लूम की मुकादमी पर, तो मुकादमी की शरियत तक बन जाती है। मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को पूरी दुनिया वाले जो आज के अदब को, आज की तनकीद को, आज की तहकीक को पढ़ते हैं, वो इस बात को कबूल करते हैं कि इस तरीके से जो हर इल्म जो है अपने उसूल रखता है और उस उसूल को जानना, उन उसूलों को जानना, उन पर अमल करना, ये उस इल्म की शरियत होगी। इस तरीके से इस्तिलाह जो है मैं चाहता था कि आपके स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं उन तक पहुँच जाए। क्या बात, शुक्रिया। चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, गवारा ही नहीं उनको अंधेरों की सना खानी।
किया सैराब नस्ल नौ के मुस्तकबिल की खेती को एक आला मुंतजिम की शक्ल में करके लहू पानी, एक जहां दीदा एक ज़बरदस्त तजुर्बात और मुशाहिदात से लबरेज शख्सियत से हम महसूस हो रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आइए एक दो सवाल सर आइए हमारे एक दो सवाल तलबा से करना है ये क्या सवाल करना? अताउर रहमान भाई सवाल करेंगे सर। अच्छा अच्छा करेंगे। अब ऐसे वो दे दूंगा। 1980 के बाद ये जो माबाद जदीदियत ये सब चल रहा है, तो इस दरमियान हम किसी अदबी तहरीक से महरूम क्यों है? अभी तहरीक है ये, बाबा जदीद खुद अभी तहरीक है। ये हर 15, 20, 25 सालों और में वो तो खैर वो यूं ही अंदाजा नाक़िद में लगा लिया कि हर 10-20 साल में तहरीक बदल जाती है, जी बदल दी जाती है, बदल दी जाती है। बल्कि जैसे रिवायत को बदला तरक्की पसंदों ने, तरक्की को पसंदों को बदला, तरक्की पसंदी को बदला जदीदियों ने, और जदीदियों को बदला मावा जदीदियों ने। लेकिन 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 ये तय नहीं है कि मावा जदीद है क्या, तय नहीं है। कहाँ पे तय नहीं है? हमारे यहाँ छोड़ो, फ्रांस में भी तय नहीं है। उस जमाने में जिस वक्त शुरू हुई तो उस वक्त तय था कि क्या है। मैंने ऐसी चीज़ें भी पढ़ी है कि मावा जदीदियत ये लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों का खेल। उन्होंने कहा था वर्ड प्ले, हमारे यहाँ उसके लिए बहुत अच्छी इस्तिलाह है, गोरख धंधा। सर यही हाल तो फिर जदीदियत में भी था। हाँ तो नहीं, हाँ तो यहाँ तो फिर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि जदीदियत खत्म हो गई है, मावा जदीदियत आ गई है। इसका मानी क्या है? मावा जदीद का मानी क्या है? मानी है जदीदियत के बाद, जदीद के बाद तो कुछ भी हो सकता है। जदीद के बाद मावा जदीदियत के बाद मौत होती है। मौत क्या करेंगे? कई मानी है उसकी। मैंने अपने मज़मून में लिखा है सब चीज़ें। मावा जदीद के मानी क्या है? माँ के मानी जो भी होता है, वो जो कुछ जदीद के बाद, जदीद के बाद क्या हुआ? जदीद के बाद फिर जदीद आई, जदीद के बाद भी जदीदियत ही आई है। क्योंकि जदीद जो है सिफत कभी खत्म नहीं होती। जिस जमाने में वली कह रहा था शेर, वो जमाना भी जदीद, उनके लिए जदीद का लाया करता था। हमारे लिए रिवायत हो रहा था क्या हुआ? लेकिन उन्होंने, वली ने जो मानी की बातें कही है वो तो मावा जदीद बातें सारी, वली को खबर नहीं थी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमको हमारा फर्ज था कि ढूंढ के निकालें उसको। तो इस तरीके से फिर मौजूदा अदब किस रवैये की पैरवी करेगी? मौजूदा अदब में तो अभी इस तरह का कोई रुझान या कोई तहरीक कोई नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि मावा जदीदियत किसी रुझान को मानती ही नहीं है। मावा जदीदियत किसी उसूल को नहीं मानती। हालांकि उसूल ढूंढती फिरती है, वो शरियत की क्या ढूंढती है? उसूल ढूंढती है ना। लेकिन वो या तो सब उसूल सच्चे हैं और कोई उसूल सच्चा नहीं है। ये मावा जदीदियत। आप क्या कर सकते हैं? आप करेंगे क्या? आप शायद क्या करेंगे? अफसाने निकाल क्या करेंगे? तो इस पर नारंग साहब ने फिर जो कुछ काम किया है, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि फ्रांसीसी में लिखा हुआ था, नारंग साहब ने अंग्रेजी में पढ़ लिया और उसको उर्दू में दे दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उर्दू वाले क्या कहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग जो चले गए हैं, बड़े बड़े नस्ल निकाल और बड़े बड़े शहर, आज़ाद मौलाना आज़ाद ने क्या कहा? मौलाना आज़ाद मतलब मौलवी आज़ाद। उन्होंने क्या कहा? अली ने क्या कहा? अली ने। और वो बिहार के थे असर, नवाब असर, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें कही हैं और वो सारे निकाल के रखें तो उनकी शरियत बन जाती है। शिवली ने क्या कहा? शिवली की शरीयत जब आप पढ़ेंगे, उसकी पांच हिस्से हैं। 5 में से एक हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है शिवली की शरीयत, उसमें जमा हो गया सर। सबकी तकबीर की उन्होंने और अपने उसूल पेश किए। ये शिवली की शरियत। सर एक आखिरी सवाल, जो उर्दू की पैदाइश के हवाले से माहिर लिसानियत के मुख्तलिफ नज़रियात है। कोई इसे वादी सिंध करार देता है, कोई दक्कन करार देता है, कोई दिल्ली गर्दानता है, और उड़ीसा तक का है, उड़ीसा जी जी जी, पंजाब है, उड़ीसा है, बुनियादी खता मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से हुई है कि उन्होंने इसको ब्रिज भाषा से ताबीर किया। जबकि ये खड़ी तहकीक उनके ज़माने की बातें हैं। हालांकि मौलवी मोहम्मद आज़ाद ने कवायद उर्दू के जो कवायद है, जो फेल फाइल मफूल जो जी जी, तो क्या आज़ाद साहब इनसे नावाकिफ थे? क्योंकि क्यों नावाकिफ क्यों होंगे? उनके पहले तो आ का लहजा और ओ का लहजा, ये बुनियादी फर्क है। इंशा तो उसके पहले सब मैं कह रहा था ना, इंशा ने दिल्ली में जितने इलाके में उर्दू बोली जाती है, बहुत सारे इलाके दिल्ली में हर जगह उर्दू अलग बोली जाती है, उन सब का मुताला किया। अब शुरू हो रहा है वो फ्रांस में सोशल लिंग्विस्टिक्स के नाम पे,
सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है ये? समाजी लिसानियत। तो समाजी लिसानियत किसने शुरू की? हमारे यहाँ उर्दू में इंशा शुरू कर चुके थे आज से 300 साल पहले। अरे सब तो उससे भी पहले छोड़ चुके। वो मजहर जाने जाना जी जी मजहर जाने जाने क्या, एक खुद लिखा अपनी किताब में कि जो मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं कहा दुनिया में। जी जी मैं ये कहता हूँ कि फारसी, संस्कृत और लैटिन, यूनानी, ये तीनों चारों जबानें एक जबान से निकली हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा। ऐसा दावा भी है उनका फारसी में। बोलो, इसको कहते हैं तकाबुली लिसानियत, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। और इस बात को उस जमाने के एक अंग्रेज ने सुन लिया, जोन्स, विलियम जोन्स ना, जाके लंदन में फैला दिया, किताब लिख मारी और अपने नाम लगा दिया उसके ऊपर। तो ऐसा होता रहा है। सर तदबीक की क्या सूरत होंगी, या सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम करना होगा? ये रट्टिफिकेशन है, अब इसको बस याद कर लो। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। अब आप बिल्कुल सही इलाका चुन नहीं सकते कि यहाँ से उर्दू पैदा हुई। इलाका सही चुनना है, पूरा हिंदुस्तान पकड़ लीजिए, अखंड भारत को मिला लीजिए, वहीं से उर्दू पैदा हुई है। वो कहते हैं उर्दू हिंदुस्तानी जबान है। हिंदुस्तानी में उड़ीसा की नहीं है, सिंध की नहीं है, इतने सारे दोनों मिलाकर एक वक्त में ये जबान पैदा हो गई। और आप देखेंगे कि उसी जमाने में मराठी पैदा हुई। कोई नहीं कहता कि मराठी उर्दू साथ में पैदा हुई। अलग तारीख है। मराठी का जो पहला बड़ा भक्त शायर था नामदेव की शायरी पढ़ी उर्दू में, उर्दू शायरी है। और उसको फख्र करते हैं लोग, कौन? मराठी वाले। इसीलिए मैंने अभी जो किताब लिखी है, नावल लिखा है मैंने, उसकी जबान जो है मराठी मिली जुली उर्दू है। मतलब उनको जो अरबी फारसी के अल्फाज मराठी में पाए जाते हैं और जो बोलते हैं, बड़े फख्र से बोलते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जबान के है। वो ये नहीं कहते कि अरबी से आए हैं। अरबी से आना कहते तो मुतासिब बात है बड़ी। लेकिन हम जानते हैं ना कि मतलब अरबी लफ्ज है, तो और ये बोलते हैं अपना मतलब, बोलते हैं कि नहीं मराठी मतलब। गरज नहीं बोलते, गरज तो लगाए गरज, जाहिर सभा नहीं होती है। तो ये सब अल्फाज जो है ये मराठी के, वो समझते हैं कि मराठी में पैदा हुए हैं। लेकिन ये कहाँ से आए हम जानते हैं। 70% अरबी फारसी के अल्फाज मराठी में है, हिंदी में, गुजराती में है, बंगाली में है, पंजाबी में है। जनूबी हिंदी की 2-4 जबानों को छोड़कर शुमाली हिंदी की जितनी भी जबानें हैं हिंदी बेल्ट की, सब 75-70% अल्फाज अरबी फारसी के उसी जमाने में बनी सब। और उर्दू उसी जमाने में बन रही थी, उसमें भी वही सारे अल्फाज हैं। अब चूँकि बड़ी हमारा क्या कहें, हमारी जो किस्मत थी उसमें उर्दू बोलने वाले मुसलमान ज़्यादा निकल गए, तो गलती से पॉलिटिशियंस ने उसको थोप दिया मुसलमानों पर कि ये मुसलमानों की जबान है। हालांकि एक ज़माना था हिंदू मजहब की सारी किताबें उर्दू में छपती थी। कौन पढ़ता था? हम लोग पढ़ेंगे। अरे वही लोग पढ़ते थे, उर्दू में छपी हुई आज भी मौजूद है वो किताबें। और उसके नए एडिशन छपते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है और ले आके लाइब्रेरी में जमा कर देते हैं। लेकिन वो तबादुल के तौर पर छपते हैं। हिंदू मजहब की नहीं, सिर्फ जैन मजहब की किताबें उर्दू में, बुद्ध मजहब की किताबें उर्दू में। क्यों है? क्योंकि बोलते थे वो लोग, पैदा होते थे उर्दू बोलते थे वो लोग, और वो उर्दू उनकी घर बोली आती थी। कायस देख बड़ा उनका फिरका है, बहुत उर्दू के लिए मशहूर है। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुआ? उर्दू का बड़ा अफसर निकाल। ये सूरत हाल है ज़बान की। और चूँकि ज़बान, अल्लाह मियाँ कहता है ज़बान मेरी निशानी है। अल्लाह की आयत है ज़बान, कुरान में लिखा कि तुम्हारा रंग और तुम्हारी ज़बान मेरी निशानियाँ है। अल्लाह की निशानी को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए ज़बान को भी कोई समझ नहीं सकता। इसको आगे आगे थोड़ी बहुत ही आती है। आप कितना भी कहिए हमारे लिसानियात वगैरह वगैरह, कुछ नहीं आता। और जाके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। हम लोग अटकते हैं पढ़ते हुए कुछ करते हुए लिखते हुए। अरे ये क्या हो गया, कहाँ उर्दू ने फंसा दिया हम लोगों ने जाकर। फिर वो इसको बोल लगा, उसको बोल लगा, ढूंढते रहते हैं। ये मौलाना क्या कहते इस बारे में। इसीलिए मैंने पहले कह दिया सर कि आपके सामने बोल नहीं पाऊंगा। हम लोग नहीं बोल पाते ना, कभी कभी अटक ही जाते बुरी तरह। ये इसका तजुर्बा मुझे कहाँ हुआ, बाल भारती बहुत हुआ, कोई मालूम होगा। और कौन है? पता भी है सर वो वाकया और काउंसिल का दिल्ली में
हाँ दिल्ली का NCERT वहाँ बड़े बड़े NCERT का, बहुत बहुत तजुर्बात हुए। दिल्ली में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, मैं क्या तुमने मैं जाता ही ना, मतलब मुझे बुलाते थे, वो बुलाते ऐसे थे कि यहाँ जाना मत, ऐसा किसी ने नहीं कहा यहाँ जाना मत। और लोग पूछे थे रहते कहाँ दिल्ली में, मैं इतना वहाँ रहता था, हालांकि आया जाया करता था, लेकिन लोग समझते मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी वाले एक साहब थे नसीर खान, प्रोफेसर नसीर खान, हमारे NCERT बोलते यार इनको पकड़ रखो, बंद कर दो किसी को ले जाके। वो बेचारे भोपाल वाले गए थे, आपने देखा होगा बैच में प्रोग्राम में, इकबाल साहब, इकबाल नहीं दूसरे साहब एक और थे, कभी रोज फोन करते। सर वो कवायद पर जो बैठक हुई थी उर्दू कवायद के हवाले से दिल्ली में, हाँ उसमें जो वो सेमिनार होते थे, वर्कशॉप होते थे, एक मौजूद देती है कि तो किताब बनानी है, पाई नहीं जाती, बनानी है उर्दू ग्रामर पर। हालांकि उर्दू ग्रामर बहुत किताबें बहुत लिखी गई किताबें, लेकिन अब हमको बनाना है, किसको? NCERT वालों को, सरकारी किताब। हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रोफेसर सब है, अभी बैठे हैं वहाँ पर, प्राइमरी स्कूल के टीचर। अब उसमें मौजूद दे दिए जाते हैं, आप इस पर लिखिए, आप इस पर लिखिए, क्योंकि मौजूद तो ग्रामर के तय है ना, बिल्कुल तो ऐसा कोई दे दिए गए। हम अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, ये मालेगांव आ चुके हैं, बैठे दिन में कम से कम 25 दफे उस पर भेजते हैं व्हाट्सएप पर। क्या हो गया आपका? हमारा हो गया, दे दिया मैंने अपना काम। अब फिर आ रहे देख रहे उधर प्रोफेसर साहब, वो साहब हेडिंग लगा के बैठे थे, आगे सरकते ही नहीं थे किसी हालत में। फिर मेरे को इन्होंने बुलाया, यार थोड़ी मदद कर दो उनकी। क्यों? अरे इससे काम मैं कर चुका, मैं क्यों मदद करूँ उनकी? लेकिन अगर कर दीजिए, अब वो बोले तो मैं करूँ ना यार, मदद क्या जरूरत? वो एडवर्ब पर मत लिखना है, क्या बोलते हैं उसमें? एडवर्ब तमीज़ फेल नहीं एडवर्ब कहते हैं, अंग्रेजी में एडवर्ब करते हैं, यानी फेल की सिफत, उसको एडवर्ब कहते हैं। काम कैसा हुआ? तेजी से हुआ, जल्दी हुआ, धीरे धीरे हुआ, ये सब क्या है? धीरे धीरे तेज, ये एडवर्ब है। क्या मुतालिक फेल, मुतालिक फेल के लिए बैठे हुए, ठीक है, मतलब पूछे बता देता हूँ मैं। तो पूछे क्या करते 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 सरका ही दिया मेरी तरफ। ठीक है, प्रोफेसर साहब मालेगांव आ चुके थे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, बहुत बड़े आदमी थे। तो इस तरह की किताब बनी, रात में फिर बैठ के, वो मोहम्मद साहब है, पूरी किताब सामने जिन लोगों ने करके दिया था, आप इनका लिख डालिए। बोला क्यों? मेरा मैं अपनी ड्यूटी कर चुका, पैसे वो पूरे लेंगे, आने जाने के, टैक्सी के, बल्कि दिल्ली वाले तो लूटते थे दिल्ली को। टैक्सी में आते थे, एक चार प्रोफेसर आते थे, एक ही टैक्सी में आते थे, चारों के बिल अलग। मेरे को बोले यार तुम टिकट वापस क्यों नहीं कर देते? वहां से टिकट लेके निकले, ओरिजिनल टिकट लेके वापस कर दिए, और जिसकी जरा बना लिए पहले, और फिर उसके बाद ये चारों टिकट ले लिए। ऐसा मत करो यार तुम, ऐसे प्रोफेसर आजाद हुए, ऐसे तजुर्बात हुए मेरे साथ बहुत सारे, और बड़े बड़े लोगों ने की, बहुत बड़े बड़े लोग, सब माँ बाप ये वाले, सब माँ बाप ये वाले थे, और अल्लाह करम से मैं नहीं हुआ, क्या जो भी हो जैसे। बहुत तजुर्बात। सर नए स्टूडेंट्स को कुछ पैगाम आपकी जानिब से, कामयाबी का पैगाम? बस ये जो बातें मैंने कहा, यही पैगाम है, इसमें से पैगाम निकाल लीजिए। वाह वाह, जैसे शेर याद निकलती है, वैसे इन बातों में से आप पैगाम अपने लिए पैगाम निकाल लीजिए। क्या बात। तो आप बोल सकते हो मुझे पानी की जरूरत है, याद है। साथ ही साथ कई वाकयात, कई तजुर्बात भी सदर साहब ने यहाँ पर शेयर किए। आइए शुक्रिया की जानिब चलते हैं, और सफ़र अभी हमारा जारी है। शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों, दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों, इस रात की सहर अभी बाकी है दोस्तों, कुछ पूरे हो गए हैं अधूरे हैं ख्वाब कुछ, चलते रहो सफ़र अभी बाकी है दोस्तों। तो तालीम का ये सफ़र जो है वो जारी वसारी है। मैं हमारे नईम सर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं नईम सर से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया अदा करें और इस महफिल के इख्तिताम का ऐलान करें। इस नशिस्त में मुझको जो है शुक्रिया के लिए कहा गया है, लेकिन सदर मौसूफ से मैं
बस थोड़ा मतलब इजाज़त लेना चाहता हूँ। शुक्रिया नहीं तो और कुछ 2 लफ्ज़ मैं बोलना चाहूँगा इस मौके पर। मैं सर सैयद हाई स्कूल के मास्टर हूँ और यहाँ बैठकर यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अताउर रहमान सर को हमने हमारी स्कूल में हमारे संस्था वालों ने सिलेक्ट किया है। अगर ये ना होते या अगर हम उनको नहीं सिलेक्ट कर पाते तो बहुत बड़ी चीज़ हम खो देते सर। एकदम सही बात, सही, बिल्कुल सही। यहाँ आने के बाद मुझे इसका एहसास हो गया। बाकी रहना चाहिए, इंशाल्लाह बाकी रहेगा सर। आप जो है ना सर सैयद में सर सैयद को ले गए। यस, ये मुझे बैठक मुझे समझ में आई बात। हालांकि हमने कोई तरफदारी नहीं किया, बाकायदा बाय द रूल हमने सब फॉलो किया। सर ने इंटरव्यू दिया, सर ने टेस्ट दिया और सर उसमें आगे ही रहे सर। और हमारे सलम एरिया में अताउर रहमान सर जैसे आ गए सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला का मैं कहता है बहुत मशकूर ममनून हूँ कि ऐसे शख्स को जो हमारी झोली में डाल दिया उन्होंने। क्या बात, बहुत मैं आप तमाम सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का रब्बुल इज़्ज़त का निहायत मशकूर ममनून हूँ कि आपके ज़रिए हमने अपना ये प्रोग्राम अरेंज किया और ऐसे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं नूरी एकेडमी के हवाले से उनका निहायत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो है अताउर रहमान सर जैसे कामयाब प्रोफेसर या कामयाब कहना चाहिए कि आप जो इल्म की रोशनी फैला रहे आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। इतना ही कहकर मैं सत्र मौसूफ की इजाज़त से इस प्रोग्राम के खात्मे का महिला रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। कल से क्लास शुरू है रेगुलर। कल से नूरी एकेडमी की ये नए बैच का जो है वो बाकायदा आगाज हो चुका है, आज तकरीब हो चुकी है और कल से क्लासेस बाकायदगी से जारी हो सारी।